और मेरा थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा होने का कारण ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ख्याल से परबाबा के टाइम से हमारे घरों में लाइसेंसी वेपन रहे हैं। क्या कुछ रहता है इस गेम के अंदर, थोड़ा सा युवा साथियों को आप बताना चाहें? आपका सपना और आपके इरादे, मुझे दिख रहा है कि 2036 का ओलंपिक एक टारगेट है कि जो व्यक्ति अपनी वोट एक शराब की बोतल में बेच रहा है उसका क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका क्या भरोसा है वो दूसरे व्यक्ति 2 बोतल लेगा उसको दे देगा। जब जनता इतनी ईमानदारी दिखा देती है तो नेता नहीं हुआ पाता। और वो पॉलिटिक्स में एक लॉबी है, वो बीजेपी को भी प्रभावित करती है, वो कांग्रेस को भी करती है, वो हर राजनीतिक आम आदमी को भी करती है कि अगर सोनम वांगचुक जी के अकेले भूख हड़ताल पे बैठने से सरकार नहीं सुन रही तो उनको चाहिए कि इसको एक आंदोलन का रूप दें। कि हम इस गलत के खिलाफ भी अगर बोलेंगे तो कहीं न कहीं कार्रवाई हमारे ऊपर होगी। आपके शहर का भरोसेमंद ऑटोमोबाइल डेस्टिनेशन 36 टोयोटा पलवल। यहाँ आपको मिलती है बेहतरीन सर्विस, फ्री व्हीकल चेकअप, शनिवार और रविवार को आसान फाइनेंस की सुविधाएं और CST ग्राहकों के लिए खास डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए 36 टोयोटा पलवल, मेन मथुरा रोड। नमस्ते, मैं अजय चौहान, आप देख रहे हैं संस्कृति न्यूज़। हरियाणा खेलों की कैपिटल बनता जा रहा है, जिसमें खेल मंत्री हरियाणा के अभी आपको कहते दिखाई देते होंगे कि हरियाणा एक ऐसा उभरता हुआ खेलों की तरफ माननीय नायब शहरी मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहन दे रहा है। इसी में काफ़ी तेज़ तर्रार शांतनु जी, जो शूटिंग रेंज में काफ़ी नाम कर चुके हैं देश का, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर 4 मेडल और नेशनल लेवल पर 7 मेडल होना और एक लंबा करियर अपने इस शूटिंग रेंज में बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्व का हमारे ऑफिस पर आना, हम उनका स्वागत करते हैं। शांतनु जी, आपका धन्यवाद, आप हमसे बात करने के लिए आए। नमस्कार जी, शांतनु जी, आपकी जो शुरुआत है, कब खिलाड़ी बनने की सोचता है? देखिए, ऐसा है कि बचपन से मेरा कोई ऐसा नहीं था कि अभी मेरे को कोई खिलाड़ी बनना है। आफ्टर 10th, जैसे आप सभी को पता होगा, 10वीं के एग्ज़ाम्स के बाद 2-3 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं, तो उस वक्त रमेश चौधरी जी फरीदाबाद से थे, उनके दोनों बच्चे श्वेता सिंह और तुषिंदर चौधरी शूटिंग करते थे और दोनों इंटरनेशनल प्लेयर थे। और डेट टाइम श्वेता मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आई थी, तो अच्छा नाम था। तो मेरे पिताजी की उनसे मित्रता हुई किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, तो उन्होंने बताया कि भी ऐसे ऐसे बच्चे इनके शूटिंग करते हैं। तो पापा बोले शूटिंग तो हमारा लड़का भी कर लेगा। इस तरीके से बात शुरू हुई। आके उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई शूटिंग करेगा, तो एक क्रेज होता है, आप किसी बच्चे से पूछोगे, गन चलाने का क्रेज सब में ही होता है, तो मुझ में भी था। और क्योंकि हमारी फैमिली में लाइसेंस कई पीढ़ियों से रहे हैं, तो हथियार भी थे, तो एक अट्रैक्शन भी था गेम के प्रति। तो मैंने एकदम हाँ कहा कि हाँ मेरे को शूटिंग करनी है। तो मेरे को फर्स्ट टाइम फिर शूटिंग रेंज पे लेके गए, बताया भी ऐसे बंदूक होती है। बस फिर वो शौक पैशन में बदल गया और जो एक एज अ साइड गेम शुरू करा था वो मेन हो गया। साइड गेम कब से शुरू करा था? ये मैं 2003। जो आप ये कह रहे हो, एक क्षत्रिय होने के नाते, राजपूत आप हैं, तो बंदूकों से लगाव तो आपको रहेगा। मेरे को लगता है कि क्षत्रिय होने का नहीं, हर बच्चे को, क्योंकि बंदूक चलाना एक अलग में अट्रैक्शन है। तो आप भी देखोगे, किसी भी जाति का बच्चा हो, मैं इसमें थोड़ा सा आपको सही करना चाहूँगा कि आप मेले में भी जाओगे, वो बंदूक पकड़ता है सबसे पहले कि ये वाला खिलौना, या तो गाड़ी पकड़ेगा या बंदूक पकड़ेगा। तो वो हर किसी में ही एक अट्रैक्शन होता है गन के प्रति। और मेरा थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा होने का कारण ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ख्याल से परबाबा के टाइम से हमारे घरों में लाइसेंसी वेपन रहे हैं। तो लाइसेंस था शायद मेरे, उनके भी पिताजी को, कि वो जो खानदानी एक हमारी बंदूक है वो आज मेरे पास है, मेरे लाइसेंस पे है। तो कभी मौका लगेगा तो मैं दिखाऊंगा, तो आप देखोगे वो ऐसे करके ना, जो पुरानी बंदूक थी, घोड़ा, वो वाली बंदूक, उस टाइम पे हमारे पास लाइसेंस हुआ करते थे। तो वो थोड़ा सा अट्रैक्शन उसका ज़्यादा हो सकता है। जी, तो जैसे आपने जब ये 2003 से शुरुआत करी, तो पापा ने तो बोल दिया आकर कि आप बंदूक चला लोगे, तो सच में फिर कैसा लगा उसके बाद जब जिम्मेदारी आई? देखिए, जब गया तो जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि हमारी सोच का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है ना, वो मूवीज़ के थ्रू होता है। तो फिल्मों में सबने जो शूटिंग देखी है, शूटिंग गेम वैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उससे अलग है। शूटिंग जो है, आपको बहुत ज़्यादा आपको काम होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको ठंडे दिमाग से, शांत होके, कंसंटेंसी के साथ, और आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होके आपको गेम करना होता है। तो जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि हीरो आया और ऐसे ऐसे गोली चलाई, वो उस तरीके से नहीं होता। तो अलग एक एक्सपीरियंस था, पर अच्छा लगा, क्योंकि गोली चलाने में तो मज़ा आता ही है।
फिर शुरू कर दिया तो चलते अब यहाँ तक आ गए। तो क्या कुछ रहता है इस गेम के अंदर, थोड़ा सा युवा साथियों को आप बताना चाहें? देखिए, आज तो मैं समझता हूँ कि जो भी थोड़ा सा भी जागरूक हमारा आदमी होगा उसको पता है शूटिंग क्या है। पर जब मैंने शुरू करा था और कोई पूछता था कि कौन सा गेम करते हो और मैं बोलता था शूटिंग, तो वो कहता था कि फिल्मों की शूटिंग। तो यानी कि शूटिंग गेम होता है ये भी लोगों को नहीं पता था, जागरूकता इतनी नहीं थी। और जब मैंने शूटिंग शुरू करी थी तो पलवल जिला नहीं था, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट होता था, और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में केवल उस वक्त 3 ही शूटर थे। मैंने बताया श्वेता सिंह, तोशिंदर चौधरी और उनकी एक कजन सिस्टर थी सर्वेश जी, चौथा मैं था। और आज आप ये देखेंगे कि पलवल में भी कई रेंज है, होडल में भी शूटिंग रेंज है। इतना ग्रो हमारा ये गेम कर गया। ये सब समय के साथ जो बच्चे इसमें जुड़े और उस तरीके से परिवर्तन आया है। हमारे टाइम पे शूटिंग के प्रति एक मिथ और था जो अब तो काफ़ी हद तक टूट चुका है कि ये राजाओं का खेल है, जबकि ऐसा नहीं था। थोड़ा कॉस्टली है पर इतना नहीं कि आप अफोर्ड ना कर सको, तो वो मिथ भी अब टूट चुका है। आम घरों के बच्चे, गरीब घरों के बच्चे इसमें आ रहे हैं और मेडल ला रहे हैं, जीत रहे हैं। मेडल तो आप भी लाए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी देश का नाम रोशन किया। जब मेडल आ जाता है तो क्या खुशी रहती है, कैसा मूवमेंट लगता है? नहीं, बिल्कुल, जीत तो किसी भी प्रकार की आपको उत्साहित करती है, आपको प्रसन्न करती है, खुशी होती है। तो मेडल लाना तो अपने आप में एक ये है कि हाँ भाई, अपनी मेहनत आप सफल होते हुए देखते हैं। और इसके साथ जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप पोडियम पे चढ़ते हैं और तिरंगा झंडा ऊपर जाता है तो एक अलग ही खुशी होती है। जैसा मैं समझता हूँ हमारे जो भारतीय सेना के जवान हैं उनको किसी जंग में जीत हासिल करने के बाद होती होगी, कोई ऑपरेशन जब वो कामयाब होता है, लगभग वैसी ही खुशी हर खिलाड़ी को जब वो भारत के लिए पदक जीतता है, अपने देश के लिए पदक जीतता है, तो वैसी महसूस होती है। जी शांतनु जी, जैसे आपने बताया कि खुशी अलग होती है, मैं अभी किसी से डिस्कस कर रहा था, तो जब पहली चीज़ कोई आती है, पहली बार आती है, तो उसमें एक अलग खुशी, अपनापन दिखता है। जब फर्स्ट टाइम आप कुछ चीज़ अचीव करते हो, तो आपको ऐसा कौन सा मेडल लाने में फर्स्ट टाइम आपको लगा कि अपनापन सा लगा हो उसमें कि मुझे ये लेना था? देखिए, जैसे कि मैं समझता हूँ कोई भी खिलाड़ी जब प्रोफेशनली किसी गेम को शुरू करता है तो उसकी जो उम्मीद है वो ओलंपिक्स होती है कि मैं ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करूँ और वहाँ मेडल लाऊं। तो वो तो मेरी अभी तक पूरी हो नहीं पाई। और बाकी पदक तो आपका चाहे जिले का हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, वो बराबर खुशी देते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाला जानता है कि उसने उसके लिए क्या क्या कुर्बान करा है, कितनी मेहनत उसने करी है। एक मैं समझता हूँ खिलाड़ी की जो जीवन है ना, वो एक तपस्वी की तरह तपस्या करता है। और उस तपस्या में जैसे आप देखते होंगे ना, पहले ऋषि मुनियों ने तपस्या करी और भगवान ने प्रसन्न होकर कोई वरदान दिया। तो लगभग खिलाड़ी के लिए कोई भी पदक छोटा नहीं होता, क्योंकि उसने हर किसी पदक के लिए मेहनत करी होती है। जी, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट टाइम जो चीज़ आती है उसमें एक अपना अलग अपनापन होता है। देखिए, जैसे कि आपने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडल जीता, वो आपके लिए फर्स्ट टाइम है। जब आप अगला मेडल स्टेट का जीतोगे तो वो भी आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, फिर आपके लिए नेशनल फर्स्ट टाइम होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ी के जीवन में जैसे जैसे पदक जीतता रहता है, आगे जीतता है, वो पहली और आखिरी वाली नहीं होती उसके लिए, क्योंकि कंटिन्यू मेहनत करे जा रहा है, उसके लिए हर पदक एक नया पदक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज प्रैक्टिस करी और मेडल मेरे को 2 साल बाद मिला, मैं कंटिन्यूस ट्रेंड में चल रहा हूं, तो उसके लिए तो हर पदक नया पदक है। कुछ लोग 2-3 मेडल लेने के बाद इस चीज़ को कम कर देते हैं और मूव आउट भी हो जाते हैं कि हमने तो जो अचीव करना था वो कर लिया, आप क्यों ज़्यादा हम देश के लिए या किसी के लिए करें। देखिए, उसके पीछे क्या होता है कि हम जिस समाज में रहते हैं आज भी हमारी जो प्राथमिकता है वो रोजी रोटी है। यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर आपको ग्राउंड पे किसी भी गेम में 100 खिलाड़ी हैं तो उनमें से आज भी 90 खिलाड़ी नौकरी के लिए वो गेम कर रहे हैं कि भाई इसमें मेरे को कोटा मिल जाएगा, मेरे को नौकरी मिल जाएगी, कहीं मेरी स्पॉन्सरशिप हो जाएगी। तो क्योंकि आज भी हमारी जो बेसिक लड़ाई वो पहली रोटी की है, तो इसलिए जब वो खिलाड़ी, जैसे आपने कहा कि 2-3 मेडल लेके वो पीछे हट जाते हैं, उसका कारण ये होता है कि उनको जो जॉब डिजायर वो कर रहे थे, सरकारी नौकरी में कहूंगा स्पेशली, वो उनको मिल जाती है। तो फिर एक चार्म के हाँ भाई जो मुझे अचीव करना था, क्योंकि उन्हें ओलंपिक्स से पहले सरकारी नौकरी चाहिए थी, वो उन्हें मिल गई, तो थोड़ा सा फिर गेम के प्रति उनका थोड़ा ध्यान कम हो जाता है। और बाकी जो एक सपना बड़ा लेके चलता है वो फिर उसमें लगा रहता है। जी, आपका सपना और आपके इरादे, मुझे दिख रहा है कि 2036 का ओलंपिक एक टारगेट है शूटिंग रेंज की तरह से। देखिए, ऐसा होता है कई बार कोई सपना आप अपना खुद साकार नहीं कर पाते। जैसे कि एक माँ बाप होते हैं ना, तो मान लो पिता या आपकी माता जी कुछ करना चाहती थी और वो किसी परिस्थिति के कारण नहीं कर पाई, तो अपने बच्चों में उस चीज़ को देखती हैं। तो आज मैं खुद के साथ साथ और बल्कि खुद से ज़्यादा
जिन बच्चों को मैं आज ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं देखता हूं कि भाई जो चीज मैं नहीं कर पाया पलवल के लिए वो बच्चे कर पाएं और ओलंपिक्स जाएं, बड़ा नाम करें। तो कहीं जो मेरी कमी रही वो उन बच्चों के आड़े ना आए और वो आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करें। तो उनके उस पदक में मैं अपने आप को जीऊंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। जी, तो कौन सी ऐसी कमियां आपके साथ रही थी और जो आज उन बच्चों के साथ नहीं है, और आप भी कोचिंग दे रहे हो, इसमें भी आप एनालाइज कर रहे होंगे आज का समय और देखिए, जब हमने गेम शुरू करा था तब सबसे बड़ी कमी तो कोच की थी। कोच नहीं होते थे इस गेम के, ज़्यादातर प्लेयर्स ही थे क्योंकि गेम नया नया ग्रो कर रहा था। उसके अलावा इंपोर्ट पॉलिसीज़ की बहुत दिक्कत थी, आपको वेपन्स चाहिए होते थे, वेपन्स अवेलेबल नहीं थे। एक जो पैलेट का बॉक्स है, आज अगर आप शूटिंग में किसी भी रेंज पे बच्चे से बात करेंगे, इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी आप और कितनी भी क्वांटिटी में ले सकते हो। पर हमारे टाइम पे आपको महीने में एक ही पैलेट बॉक्स मिलता था और उसके लिए भी बड़ी मेंबरशिप वगैरह, मतलब कि बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस थी, जो कि अब समय के साथ सरकार ने उस पर काफ़ी कुछ काम करा है। बहुत ट्रिमेंडस चेंजेस आए हैं, हमारी जो नेशनल फेडरेशन है उसने बहुत अच्छे रूल बनाए और आज आपको बहुत हद तक उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बहुत से बच्चे तो एमुनेशन ना मिलने की वजह से, वेपन ना मिलने की वजह से पीछे हट जाते थे। और मैं तो इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद एक करना चाहूँगा, हमारे राजनाथ सिंह जी जब 2014 में गृह मंत्री बने तो उन्होंने एक गजट नोटिफिकेशन निकाली, जैसे शूटर हमारे फेडरेशन ने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था, तो उस पर एक गजट निकाला गया कि भी कोई भी खिलाड़ी जो शूटिंग का होगा उसको आर्म लाइसेंस वहाँ का जिले का डीसी बना के देगा। वो रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट आया। उससे पहले क्या था कि जो हमारा डीसी साहब होते थे उनके विवेक पे निर्भर था वो आपका लाइसेंस बनाए या ना बनाए, पर वो गजट आने की वजह से वो बाउंड हो गए, बाध्य हो गए। तो उसके बाद अगर कहीं किसी अधिकारी ने अपनी कोई अहम के चलते या किसी के भी कारण आपका से, भी मुझे हाँ, याद आ रहा है कि आपके साथ भी ये चीज हुई कि डीसी साहब ने आपका लाइसेंस ही अटका दिया। हाँ, पर उसमें भी जीत मेरी उसी गजट की वजह से हुई, क्योंकि जब बन गया आपका। हाँ, मेरे को तो जब आप पत्रकारों ने मेरी आवाज उठाई और ऊपर तक, राष्ट्रीय स्तर तक वो आवाज गूंजी, तो तुरंत उसी दिन रात को लाइसेंस उन्होंने निकाल दिया था अपनी तरफ से। उसके बाद कुछ कमियां रह गई थी जिसके लिए फिर मैं हाई कोर्ट में चला गया। वो भी कमियां अब दूर हो गई हैं, पर अब मेरा केवल एक लड़ाई चल रही है वहां तो कि भाई जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो। अच्छा, अभी आप चाहते हो ये चीज़? नहीं, मैं इस मामले में कोई समझौते के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मेरी आवाज आप सबने उठाई थी उस टाइम पे। मेरे को याद है कि अगर पलवल के पत्रकार उस वक्त मेरा साथ ना देते तो शायद मैं आज भी उसी लड़ाई को लड़ रहा होता। तो आप सबने मेरी आवाज उठाई, पर हर व्यक्ति इतना मजबूत नहीं होता, हर किसी को आप लोगों का साथ भी कई बार नहीं मिल पाता। तो अगर ऐसे व्यक्तियों को जिनकी वजह से मुझे इतना सफर करना पड़ा उन्हें मैं आज छोड़ दूं, तो वो किसी और को अपना शिकार बनाएंगे और किसी और प्रतिभा को दबाने का काम करेंगे। तो मेरे तो अपनी कोशिश ऐसी रहेगी कि ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल बख्शा ना जाए। प्रतिभा तो अब उभरने का टाइम आ रहा है। पलवल में जब आपने शुरुआत करी तब पलवल जिला भी नहीं था शायद, और ना पलवल में खेल मंत्री थे। आज खेल मंत्री भी हैं और वो खुद कह रहे हैं कि मेडल चाहिए हमें हमारे क्षेत्र से। तो कितना विश्वास है कि उनका जो ये सपना है, शांतनु जी अपनी कोचिंग जो बच्चों को दे रहे मेडल आएंगे? देखिए, इस मामले में तो कोई दो राय नहीं है कि हमें एक युवा खेल मंत्री मिला है, और पहली बार तो मैं नहीं कहूँगा, इससे पहले शायद जब 96 में करंदलाल जी रहे तो वो भी खेल मंत्री बने थे, पर वो टेनओवर और अब के टेनओवर में बहुत फर्क है। तब की जागरूकता और अब की जागरूकता में भी बहुत फर्क है। और उस खेल मंत्री को बनने का आप ये देखिए ना कि आप स्टेडियम में जाके देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है। 96 में तो आपने भी शायद शूटिंग रेंज की शुरुआत भी नहीं करी थी तब। किस चीज की शूटिंग रेंज जो आपका खेल था? हाँ, तब मैंने नहीं करी थी। 2003 तो मैं तो बहुत पहले, तो मैं ये याद करता कि इससे पहले हरियाणा से कोई खेल मंत्री मल्हारी पलवल का रहा हो तो रहे हैं, पर हाँ तब इतनी जागरूकता नहीं थी, खेलों के प्रति लोगों का रुझान भी नहीं था। आज चीजें बहुत बदल चुकी हैं। तो अब जो हमारे खेल मंत्री हैं वो भी उसमें मेरे ख्याल से काफी मेहनत कर रहे हैं, और जितना मैंने अपने समय में देखा है इतना इजीली अवेलेबल खिलाड़ियों के लिए कोई और खेल मंत्री मेरे संज्ञान में नहीं है जो रहे हो। कि भी कोई भी खिलाड़ी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बड़े इजीली वो मिलते हैं, सुनते हैं उनकी बात, और जो मैं समझता हूँ उनकी समस्याओं का हल भी होता होगा। और अगर मैं ग्राउंड पे बात करूं तो आप देखिए पलवल में पहली बार इतने कोचेज लाए गए हैं, इतने अलग अलग गेम शुरू हुए हैं। आप सीनियर स्कूल में जाके देखिए, बहुत डेवलपमेंट के काम वहाँ हो रहे हैं, नए नए गेम इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं। तो काम तो हो रहा है, बाकी अब वक्त बताएगा। जी, ये काम हो रहा है, इस पर मुझे संकोच है। जी बताइए। क्योंकि खिलाड़ियों के काम हो रहे होंगे, नेताओं के काम हो रहे होंगे, अभिनेताओं के काम हो रहे होंगे, लेकिन लोगों के और जो बच्चे अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए भूख हड़ताल करनी पड़ती है। सोनम वांगचू जी, अभी आप देख रहे हैं
भूख हड़ताल पर बैठे? नहीं, दरअसल हमारा सवाल जिले स्तर से और प्रदेश से राष्ट्रीय चला गया। सीधा तो राष्ट्रीय इसलिए चला गया हाँ। क्योंकि अभी हम हरियाणा लेवल की बात कर रहे थे खेल मंत्री की, लेकिन लगता ही है दिल्ली हमारा साइड में पलवल हम बैठे हैं। देखिए, सोनम वांगचुक जी का जो मुद्दा है वो एजुकेशन से जुड़ा है, काम के ऊपर भविष्य- बात रखी थी मैंने। हाँ। दरअसल फिर वो विषय या तो हमें से दूसरे सवाल मिले, क्योंकि अगर खेल मंत्री से तो आप इसको नहीं जोड़ सकते। खेल मंत्री से नहीं जोड़ा मैंने, काम को लेकर जोड़ा, वो तो खत्म हो गया। हाँ, मैंने, आप कह रहे थे ना कि काम हो रहे हैं यहाँ सरकार के, तो मैं उसको कह रहा कि काम मैंने एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर कहा कि गौरव गौतम जी के खेल मंत्री बनने के बाद से पलवल में खेलों में बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, तो ये तो अलग हो गया क्वेश्चन। मैंने पूछा कि इस सरकार में जो काम हो रहे हैं वो काम खाली शायद आप जैसे खिलाड़ियों के, आप जैसे अभिनेताओं के, जैसे बड़े लोगों के हो रहे होंगे, लेकिन जो आम जनता है उसको तो भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। नहीं, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि काफी कुछ हो रहा है और बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है, चाहे वो हम प्रदेश में बात करें या राष्ट्रीय स्तर पे बात करें। जैसा कि अभी आपने सोनम वांगचुक जी का मामला लिया, तो मेरा ये निजी विचार है कि जो एचआरडी मिनिस्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई सरकार की तरफ से, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो असफल रहे हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि उनका स्वयं का ये बनता था कि भाई, जैसे कि आप समझो मुझे आपने कोई काम असाइन करा कि भाई शांतनु जी आपको ये काम करना है, और मैं उसमें नहीं अच्छा कर पा रहा, क्योंकि ये जरूरी भी नहीं कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में अच्छा हो। तो अगर उनको एचआरडी की एक जिम्मेदारी दी गई एजुकेशन मिनिस्टर की, और वो उसमें नहीं अगर अच्छा कर पा रहे, तो उन्हें खुद साइडलाइन मतलब हट जाना चाहिए था, मैं ये समझता हूँ। ये खुद इस्तीफा दे देते, कोई इसमें शर्म की और उसकी बात नहीं है। और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो फिर सरकार को उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। ये मेरा निजी विचार है, क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े जनसमूह ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट दिया है, और आज भी जनता की जो उम्मीद है वो नरेंद्र मोदी से है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे कोई व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पे बैठता है और फिर उस काम को नहीं ठीक से कर पा रहा, तो फिर शायद मोदी जी की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसी लाइबिलिटी को दूर करें। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अन्ना हजारे जी ने 18 दिन 21 दिन लगभग कुछ किया आंदोलन, फिर महात्मा गांधी ने किया, तो उस टाइम की जो सरकारें थी, अंग्रेज शासन था महात्मा गांधी जी के टाइम, तो वो भी आए बात करने के लिए, बात सुनने के लिए कि आप क्यों बैठे। फिर अन्ना हजारे के टाइम पे कांग्रेस सरकार थी, तो वो भी उनसे बात करने के, सुनने के लिए आए। लेकिन ये सरकार एक डिक्टेटरशिप दिखाती है, ये सरकार ये दिखाती है कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, उसमें मैं एज ए समाज सेवी, एज ए मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर आपको एक चीज कहता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको कहा, मैं कोई बीजेपी का पक्षधर नहीं हूँ, ना मैं पक्ष ले रहा। मैं एक न्यूट्रल होकर आपसे एक बात कहता हूँ कि आपको याद होगा अन्ना हजारे जी का अनशन कितना लंबा चला था। 20 दिन चला था लगभग, और उससे पहले भी उन्होंने एक अनशन करा था, फिर भूख हड़ताल भी करी थी, फिर केजरीवाल जी भी बैठे थे। तो आंदोलन की एक लंबी रूपरेखा रही थी, तब जाके आज जो हम बात कर रहे हैं वो आई है। उसके अलावा आपको याद होगा बाबा रामदेव जी ने भी एक अनशन करा था जी, और उसमें रात को 12-1 बजे रामलीला मैदान में पुलिस ने किस तरीके से उस अनशन को तोड़ने काम करा था। सूट सलवार भी पहनकर उन्हें हाँ, तो वो सब आपको याद होगा और वो सोशल मीडिया पे है सारी चीजें। तो अगर हम ये कहें कि भाजपा एक तरीके से डिक्टेटरशिप चला रही तो गलत होगा। नहीं, ऐसा तो भाजपा ने नहीं आप करा। एज ए न्यूट्रल व्यक्ति बात कर रहे हैं जी, लेकिन सरकार की भी डिपेंडेंसी पे आप सवाल कर रहे हो कि वो डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर मैं आपको वोट दे रहा हूँ, आपसे वोट ले रहा हूँ, तो मुझे आपकी सुननी चाहिए या नहीं? देखिए, बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जैसे मैंने अभी खुल के आपको बताया नीट परीक्षा परिणाम के ऊपर और सोनम वांगचुक के ऊपर, मेरा तो क्वेश्चन ये है कि जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही होनी चाहिए, जवाबदेही है, पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ या ये बताना चाहता हूँ आम जनता को भी कि हर सरकार का काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि आपने जब इससे पहले यूपीए की सरकार देखी या कांग्रेस सरकार देखी, उसमें अगर किसी व्यक्ति पे आरोप लगता था या आरोप सिद्ध होता था तो उनसे इस्तीफा ले लेते थे। और शिवराज सिंह पाटिल गृह मंत्री थे और आपको याद होगा मुंबई हमला हुआ था, और मुझे आज भी याद है कि उन्होंने दिन में 3-4 प्रेस ब्रीफिंग करी थी और हर प्रेस ब्रीफिंग में उनके कपड़े बदले हुए थे। इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा बना था और शिवराज सिंह पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था, तत्कालीन गृह मंत्री को। कांग्रेस ने इस्तीफा लिया था। तो ये कांग्रेस की वर्किंग थी। बीजेपी की वर्किंग थोड़ा अलग है। बीजेपी अपने किसी भी नेता पे, जो मैंने अब तक ऑब्जर्व करी, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो तुरंत कार्रवाई नहीं करती। वो उसको नोटिस में रखती है
और जैसे कि अभी मैं बता भी रहा था आपको, हमारे खेल मंत्री रहे संदीप सिंह जी, उन पे एक आरोप लगा था और अभी भी वो मामला अदालत में है कि कोच ने यौन शोषण का आरोप लगाया जी। था। तो उस वक्त बड़ी डिमांड उठी थी, हमारे खाप पंचायतों ने भी उनके इस्तीफे की मांग करी थी, पर तत्कालीन सरकार ने उनका इस्तीफा नहीं लिया था, आपको याद होगा। पर आगामी चुनाव में फिर उनको टिकट भी नहीं दिया। तो हर किसी पार्टी की, सरकार की, बल्कि हर व्यक्ति की कार्यशैली अलग होती है। अब यहाँ देखते हो कि जिले में एक अधिकारी आता है, उसकी वर्किंग तो अलग आपको होती ये वर्किंग स्टाइल पसंद है? अगर वो व्यक्ति मर जाए है जी। उसका जिम्मेदार सरकार रहेगी? कौन व्यक्ति? सोनम वांगचुक। देखो, सोनम वांगचुक जी की अगर आप बात करो तो वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ठीक है। तो जैसा आप कहते हो कि भाई उनके लिए जिम्मेदारी, तो भाई इसे तो सोनम वांगचुक जी को देखना चाहिए। मैं समझता हूं सोनम वांगचुक जिंदा रह के इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत ज्यादा कर सकते हैं, बजाय अपनी बलि देके। तो मुझे तो लगता है कि उनको अगर ऐसा लग रहा है कि अकेले उनके भूख हड़ताल पे बैठने से सरकार नहीं सुन रही है, ऐसा उनका लगता है, सरकार तो उनको एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। सरकार तो बलि देने पे भी नहीं सुनती है। बिहार में अभी भगत सिंह भाई, भरत तिवारी के नाम पे उसने देखिए अपनी बलि दे दी सिस्टम से। देखिए, भरत तिवारी का मामला और सोनम वांगचुक का मामला वो बिल्कुल अलग है, लेकिन अभी मैं उद्देश्य एक है। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं उद्देश्य तो एक कि है। हमारे पलवल के पत्रकार साथियों के साथ एक अपमानजनक घटना हुई औरंगाबाद में, पलवल के डीआईपीआरओ द्वारा, जिसके लिए पहले हमारे पत्रकार साथियों ने सारे जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया। उनकी जो मांग थी वो जब पूरी नहीं हुई तो उन्होंने धरना शुरू करा। तीसरे ही दिन सरकार के प्रतिनिधियों ने बुला के उनकी बात सुनी और सम्मानजनक तरीके से उनका निवारण हुआ। तो आप ये मान के चलिए कि जो बच्चा होता है ना छोटा, वो भी जब तक रोता नहीं है मां दूध नहीं पिलाती। तो आपको तो सरकार को सुनवाना पड़ेगा, और सुनवाने के तरीके बहुत हैं, पर अपनी बलि दे के अब आ जाओ आपको मैं यहाँ डिसएग्री थोड़ा सा करना चाहूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बताइए। हमारी एक आपसी बातचीत जी है। जी तो इसमें सरकार को रोकर दिखाना, ये आप कह रहे हो कि सरकार को रोकर, वोट के टाइम पे सरकार क्यों हाथ जोड़ती है, फिर वोट के टाइम पर क्यों नहीं जनता को रुलाती? सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार को रोकर दिखाना, मैं कह रहा जब तक आप अपनी बात, अपनी मांग सरकार तक नहीं पहुंचाओगे सही प्लेटफॉर्म के, तो मेरा कहना है बात रोने की नहीं है, बात सही प्लेटफॉर्म पे अपनी बात पहुंचाने की है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मेरा डीसी वाला मामला था, ठीक है, मैं अपने लाइसेंस की बात करता हूं, जब मैंने अपनी आवाज उठाई तो मेरा काम हुआ, ठीक है। अब क्या है कि कई बार हमारी आवाज सही कानों तक नहीं पहुंच पाती, उसको पहुंचाने का एक तरीका होता है और वो अपनाना चाहिए, इसमें मैं कोई गलत नहीं है। अब सोनम वांगचुक जी का जो मामला है, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि इस तरीके से मेरी आवाज सही कानों तक नहीं पहुंच रही है, मैं प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं उठा पा रहा, उसके और रास्ते हैं बजाय इसके कि भूख हड़ताल पे अपनी बलि दे देना। क्योंकि मैं आज भी मानता हूं वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, देश के लिए, हमारी सेना के लिए उन्होंने बहुत काम करे हुए हैं, वो जिंदा रह के इस देश को सशक्त बनाने में, युवा पीढ़ी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी कुर्बानी दें। जी, तो आगे अगर हम इस देश के देखें, आपने भी जर्मनी दर्शन किया, अभी आप कह रहे थे कि नेशनल से इंटरनेशनल, अब हम इंटरनेशनल पर जा रहे हैं जी। तो आपने जर्मनी दर्शन के नाम से पलवल को जगाने के लिए या पलवल की व्यवस्था को सुधारने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किया कि यहाँ की चीज़ों को दिखाएं। जी, तो कितना टाइम लगेगा पलवल को इस तरीके का बनने में? देखिए, जिस हिसाब से विकास हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 50 साल भी हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। ऐसा क्या देखा आपने अलग? देखिए, किसी भी शहर को या देश को विकसित करने के लिए शासन, प्रशासन और आम जनमानस तीनों की सहभागिता मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। एक कोई भी धड़ा अकेला वो चीज नहीं कर सकता। अब हमारे यहां क्या है, तीनों की ही कमी है, तीनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। ना तो हमारे आम जो जनता है वो ऐसा कुछ कर रही, जैसे कि एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, मैं खुद देखता हूं कि नगर परिषद के द्वारा घर घर से कूड़ा उठाने की एक योजना चली और गाड़ियां आती हैं। ये मैं मानता हूं कि वो सबके लिए टाइम सेट नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर मेरा टाइम 9 बजे का, किसी का 10 का होगा, गाड़ी तो अपने टाइम पे आएगी। तो कई लोग क्या करते हैं, आज भी कूड़ा उस गाड़ी में डालने की बजाय खाली पड़े किसी प्लॉट में या कहीं चौक चौराहे पे रात के अंधेरे में, दिन छुपे या खुलेआम भी, और कूड़ा फेंक देते हैं। वो तो कोई शासन या प्रशासन का अधिकारी नहीं फेंक रहा, वो तो हमें ठीक करना पड़ेगा। आप ये समझिए कि मैं अपना एक उदाहरण देता हूं कि गाड़ी बीच में स्ट्राइक हो गई थी, कोई इनका पेमेंट का मसला था और लगभग 15-20 दिन गाड़ी नहीं आई थी। तो मैं 2-3 बड़े डस्टबिन खरीद के लाया। मेरा ये मानना था कि भाई मैं सड़क पे नहीं फेंकूंगा, पर हाँ,
बहुत से लोगों के पास इतनी जगह नहीं, वो भी घर में रखेंगे तो सड़कें बदबू फैल जाती, तो वो मजबूरी बन गई। पर मजबूरी का टाइम एक अलग है। अगर आप आम दिन में भी छोटी सी थैली बांध के जाते हैं और फेंक जाते हैं तो ये सिविक सेंस में आता है, तो ये तो थोड़ा जनता को भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रही है पर उसमें भ्रष्टाचार बहुत जड़ पकड़े हुए है। 100 रुपए अगर लगाए जा रहे हैं तो मोटा मोटा मैं समझता हूँ 40 से 50 रुपए तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो इसमें इसलिए गलत मैंने क्या कहा। है? मैं उसी जनता के लिए, जैसे आप कहना चाह रहे हैं, मैं एक तर्ज देना चाह रहा हूँ। जनता चुनावों में क्या क्या कुछ नहीं मांग लेती नेताओं से, जी, आपको भी पता है। जो आप कहना चाह रहे हो कि भाई शराब चलती है, पैसा चलता है, हाँ। यही आप कहना चाह रहे हो। जनता दब मांग करती है तो नेता तो उसे देखिए, निकालेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर मैं सिर्फ पलवल विधानसभा की बात करूं तो यहाँ कितने वोटर होंगे? क्या आइडिया है आपका? होंगे 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख के बीच में कहीं। कोई भी नेता क्या 2.5 लाख आदमियों को शराब पिलाता है? नहीं, या 2.5 लाख आदमियों को पैसा देता है? वो पैसा लेने वाले जो भी लोग हैं मुश्किल से 3 से 4 हजार 5 हजार, बस, इससे ज्यादा नहीं है। पर क्या वो 5 हजार व्यक्ति हमारी पलवल विधानसभा का भविष्य तय करेंगे? और मैं आपको ये चीज और बताना चाहता हूं कि जो शराब ले रहा है, ये नेताओं की समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति अपनी वोट एक शराब की बोतल में बेच रहा है, उसका क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका क्या भरोसा है वो दूसरे व्यक्ति 2 बोतल लेगा उसको दे देगा? और ये भी हो सकता है कि वो 2 बोतल पीने के बाद उस दिन उठे ही ना, वोट डालने ही ना जाए। अब समय बदल रहा है। पहले ये होता होगा कि भाई गांव का, मोहल्ले का एक मूठ, एक प्रधान, उसने दारू ले ली और फिर वोट डलवा दी। अब एक घर में अगर 4 वोट है तो चारों इंडिविजुअली सोचते हैं, अपने हिसाब से, अपने आकलन के अनुसार वोट देते हैं। मुझे नहीं लगता कि दारू से या पैसे से आजकल आप इलेक्शन के रुख को बदल सकते हो। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली के चुनाव थे, जब अरविंद केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर को, रिक्शा चालक को, सफाई कर्मचारी को, जिन बेचारों का पार्षद तक लड़ने का पैसे की तरफ से ब्योंत नहीं था, और वो एमएलए और मंत्री बने। तो इसका मतलब भारत की आम जनता आज भी ईमानदार है। अगर ऐसा ना होता तो गरीब घर का बच्चा कभी नेता नहीं बनता। समझिए आप। तो केजरीवाल से आप प्रभावित है? नहीं, केजरीवाल से नहीं, मैं आपको ये बताऊं, मैं आम जनता से प्रभावित हूं कि आज जब पैसे का, बाहुबल का इतना चलन है, उसके बावजूद भी हमारी जनता सही प्रत्याशियों को चुनती है, पैसे में नहीं बिकती। मैं ये कहना चाहता हूं। और वो 4-5 हजार आदमी जो पैसे में, दारू में बदनाम करते हैं चुनावों को, उनका मेरे को नहीं लगता वो इतना प्रभाव रहा है। चलो, मैंने ये सारी हद तक बातें मान ली जी। आम आदमी ने अपनी एक ऐसे रिक्शे वाले को भी बना दिया जी। लेकिन जब हम देखते हैं शराब घोटाले का आरोप भी केजरीवाल पे लगा, सारे जो हैं कामकाज में दिक्कतें कि ये घोटाले करते हैं, चाहे शराब घोटाला हो या कोई अन्य घोटाले हो, उन पर लगते हैं। जब जनता इतनी ईमानदारी दिखा देती है तो नेता ईमानदारी क्यों नहीं निभा पाते? देखिए, ये बात सिर्फ केजरीवाल की नहीं है। जब आप पब्लिक लाइफ में होते हो तो आपको आरोप प्रत्यारोप तो आप पे चलते हैं, पत्रकारों पे भी चलते हैं, खिलाड़ियों पे भी चलते हैं। आम जीवन में जो भी आएगा वो इस चीज के लिए तैयार रहे कि उस पर किसी भी प्रकार का आरोप लग सकता है। अब आ जाइए दूसरी बात पे। कई बार क्या होता है, हम एक अच्छे उद्देश्य को लेकर चलते हैं और समय के साथ हम उस उद्देश्य से भटक जाते हैं। जो केजरीवाल की शराब नीति का आपने कहा, तो अगर उन पर आरोप लगे, और वो मेरे को नहीं पता उसमें कोर्ट में क्या चल रहा है, शायद बरी कर दिया है, अब तो बरी हो गए, तो इसका मतलब आरोप लगे थे, ये लोग सही नहीं थे। हाँ। दूसरी बात मैं केजरीवाल जी के लिए भी कहता हूं, मैं सब नेताओं के लिए कहता हूं कि वो जब आए सत्ता में, अरविंद केजरीवाल, तो वो एक नई प्रकार की राजनीति को लेके आए कि भाई हम आम आदमी को बनाएंगे, आम जनता, और उन्होंने उसकी शुरुआत भी करी जैसा मैंने आपको बताया। पर फिर वो उस रास्ते से भटक गए। आप ये देखिए, उन्होंने फिर पैसों में राज्यसभा सदस्य बनाने शुरू कर दिए। जिन लोगों का पार्टी में कोई योगदान नहीं था वो राज्यसभा में जाने लगे, तो उससे क्या हुआ? पार्टी का जो मूल कैडर था वो टूटा, तभी तो आज सत्ता से बाहर है। तो होता क्या है कि हम जब किसी संघर्ष के लिए चलते हैं, हमारी सोच एक अलग होती है, फिर सत्ता में आने के बाद हमें कुछ लोग हैं, और वो पर्टिकुलर ना एक लॉबी है, वो बीजेपी को भी प्रभावित करती है, वो कांग्रेस को भी करती है, वो हर राजनीतिक दल, आम आदमी को भी करती है। उसका क्या काम है? वो पैसे की चमक दमक से नेता को अपने आगोश में ले लेती है, अपने प्रभाव में ले लेती है, और फिर नेता को सिर्फ वही वो दिखते हैं, क्योंकि उनको बहुत लंबा तजुर्बा है चमचागिरी का, तेल मालिश का। तो वो उसको प्रभाव में ले लेंगे, फिर लगा यार असली तेरे सपोर्टर तो ये हैं। और जैसे ही समय बदलता है, क्योंकि उनके साथ रह के नेता को असली जमीन तो दिख नहीं पाती, उसे तो वही दिखता है कि हाँ भाई, वो 20-30 लोग जो उसको पैसा की चमक दमक दिखा रहे हैं, 5 स्टार फैकल्टी
दिखा रहे हैं सारा कुछ, तो उसको वही सब दिखते रहते हैं, नीचे से जमीन खिसक चुकी होती है, और जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वही 20-25 लोग दूसरे के पास चले जाते हैं जो उस वक्त सत्ता में बैठा होता है। और अधिकतर मामलों में यह देखा गया है कि जो कार्यकर्ता किसी भी नेता के लिए अपना जी जान लगाता है, उसका झंडा उठाता है, अंत में उसके बाद निराशा ज्यादा लगती है। तो केजरीवाल जी के बारे में हम बात कर रहे थे शांतनु जी, उनकी राजनीति में बदलाव आया है जी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। नहीं, देखिए, व्यक्ति में बदलाव का जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं होता है। उन्होंने जिस राजनीति की नींव रखी, शुरुआत करी, उससे वो स्वयं बदले, लोगों ने नहीं बदला उन्हें, ठीक है ना। वो धन की ओर आकर्षित हुए, जो भी कुछ उन पे आरोप लगे या लीडरशिप उनकी चेंज हुई, तो उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं खुद। जनता ने क्या, जनता ने तो उनको, आप एक चीज देखिए ना, जनता ने तो उनको 3-3 बार सत्ता में बैठने का मौका दिया, और आज परिस्थिति ये आ गई कि वो अपनी सीट भी हार गए। तो शांतनु जी, इस देश का, आप इंटरनेशनली भी जा चुके हैं, किस तरीके से बदलाव हो सकता है? कौन ऐसा विकल्प इस देश के पास मौजूद है जो इस देश को एक सही राह पे ले जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने अंदर से बेईमानी खत्म करनी पड़ेगी, और जो शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आम जनता को जागरूक होकर आवाज उठानी पड़ेगी। अभी क्या है, जो ये भ्रष्टाचारी हैं उनको ऐसा लगता है कि आप जो भी घोटाले करोगे कोई कुछ बोलने वाला या कहने वाला नहीं है। जब आम जनता उसके खिलाफ बोलने लगेगी, जिसे कहते हैं एक सिविक सोसाइटी हमारी डेवलप होगी, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे भ्रष्टाचार भी कम होगा। कोई भी नेता भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकता। आम जनता को आगे आना पड़ेगा, उसे जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक की आवाज उठानी पड़ेगी, कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, तब ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, और तब हमारा देश सही मायनों में तरक्की कर सकता है। जी, अब मैं उसी पॉइंट पे आना चाहूँगा। सोनम वांचुवाला, मुझे इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ज़्यादा इसे, हाँ, आप प्रभावित में हैं भी चला उनसे, है। समझ रहा हूँ मैं। जो आप ये वर्ड कह रहे हो ना, वो जनता जागरूक की तो हो रही है। हाँ, तो अच्छी बात है। सरकार से जवाब ही तो मांग रही है, सरकार को जगाने का जनता को काम कर रही है, तो सरकार को जवाब देना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर सोनम वांगचुक जी के अकेले भूख हड़ताल पे बैठने से सरकार नहीं सुन रही, तो उनको चाहिए कि इसको एक आंदोलन का रूप दें। अगर भारत के हर जिले में आप उनके साथ देंगे? हाँ, वो सही है, तो जिस मुद्दे पे वो कर रहे हैं भारत के यूथ के लिए, भविष्य के लिए, तो उसमें मैं उनके साथ दूंगा, बिल्कुल दूंगा। 20 तारीख को वो जंतर मंतर से पार्लियामेंट जाएंगे, आप जाएंगे? अगर मेरे को मौका मिला तो मैं जाऊंगा। भाई, जो भी व्यक्ति, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं कि अगर कोई मांग सही है और वो आपकी अंतरात्मा मानती है कि ये मांग सही है, तो हर व्यक्ति को उसका साथ देना चाहिए। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल देश से बड़ा नहीं है। अगर राष्ट्र के लिए कोई व्यक्ति लड़ रहा है और आपका कॉन्शियस ये मानता है कि वो सही है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। हाँ, अगर आप ही का कॉन्शियस ये मानता है कि नहीं वो गलत कर रहा है, तो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप घर में बैठो। अंत में एज ए खिलाड़ी हम ये ख़त्म करते हैं। एज ए खिलाड़ी हमने शुरुआत करी, और कितने मेडल जो है शूटिंग में पलवल से आने वाले हैं? आप भी शिकार हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र के युवा बहुत मेहनत कर रहे हैं, और शूटिंग में तो मैं कहूँगा युवाओं के साथ साथ प्रौढ़ भी, क्योंकि शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसे किसी भी उम्र में शुरू करा जा सकता है। मेरे खुद के पास 70 साल के, 65 साल के, 62 साल के प्रौढ़ रिटायर्ड लाइफ जिनकी अब है, और उन्होंने बंदूक उठाई है कि हाँ भी हम भी करके देखना चाहते हैं, और बहुत अच्छा वो गेम कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि शूटिंग में तो युवाओं के साथ प्रौढ़ भी, कौन मेडल ले आए कुछ नहीं पता, मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाकी मैं देखता हूँ कि आज पलवल क्षेत्र में खासकर अगर मैं बात करूँ, तो हमारे देश का, हमारे पलवल क्षेत्र का युवा जो है अलग अलग खेलों में नाम रोशन कर रहा है, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो। आप देखेंगे ग्राउंड पे, आप जाइए आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, आपको इतनी भीड़ वहां मिलती है, और कभी वहां केवल बड़े बुजुर्ग घूमने के लिए आते थे, आज वहां बच्चा पसीना बहा रहा है ग्राउंड पे, देश का नाम रोशन करने के लिए। नेतृत्व का हुआ या जनता जागरूकता का? जैसा मैंने कहा कि किसी भी उसमें बदलाव वहां की जनता से आता है, जागरूकता से आता है। शासन और प्रशासन यानी नेता और अधिकारी उसमें सहयोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंत में क्या कहना चाहेंगे लास्ट में पलवल की जनता को? आपने कह तो दिया है, नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि आप देखिए, सबसे पहले तो आपके आस पड़ोस में कहीं भी आपको कुछ गलत होता हुआ दिखता है, उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं। ये कह रहे यार मैं तो नहीं करता, एक आम धारणा है लोगों में कि कुछ गलत होता देख रही है, मान रही है गलत हो रहा है, पर बोलना नहीं है कि भाई मैं क्यों बुराई लूं। ये बुराई नहीं होती, ये आप अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और वो सबको करना चाहिए। गलत के खिलाफ बोलिए, गलत कोई भी हो। जी,
तो शांतनु जी ने काफ़ी अच्छा मुझे लगा हमारे साथ बातचीत का ये प्रकरण किया, जिसमें मैं एक चीज़ अनुभव कर पाया कि लोगों में तो वो डर है कि हम इस गलत के खिलाफ भी अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई हमारे ऊपर होगी, लेकिन जो गलत कर रहा है और जो गलत करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो शासन का है, चाहे प्रशासन का है या आम आदमी भी है, उसमें इस प्रकार का कोई डर नहीं है। इस डर को लाना पड़ेगा, तभी बदलाव हो सकता है। इसी तरीके से आप देखते रहें संस्कृति न्यूज़। मैं अजय चौहान।